चलो पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, पोर्चुगीज़ और डच। जैसे इससे पहले हमने मराठास के बारे में देखा, अब हम इस लेक्चर में पोर्चुगीज़ और डच के बारे में जानेंगे। ठीक है, मराठास का राइज भी देखा, मराठास का डिक्लाइन भी देखा। उससे पहले मुगल्स के डिक्लाइन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है देखेंगे पोर्चुगीज़ और डच जो है 15 से 16 सेंचुरी में किस तरह से पोर्चुगीज़ फ्लरिश होते हैं और डच फ्लरिश होते हैं आकर यहाँ पे। इनके बारे में जो मैं बता दूँ आपको, तो इनकी जो सोच थी, इनके साथ साथ फ्रांस भी आता है। देखो हिस्ट्री ना पैरेलल चलती है, मेरे कहने का मतलब समझना, हिस्ट्री पैरेलल चलती है। जैसे कि अभी मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पे मान लीजिए शादी हो रही है, तो यहीं से 50 किलोमीटर दूर पर कहीं किसी की डेथ हो गई होगी। आज सेम डेट पर 2 इवेंट्स हुए, तो उसी तरह से जो है जिस समय ये फ्रांस हमारे यहाँ पे आया था, उससे पहले जो 1758 में जितनी भी इवेंट्स हमारे यहाँ घटे थे, उसी टाइम पे सेम उसी टाइम पे यूरोप में क्या चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि हिस्ट्री को कभी भी ऐसे समझ के पढ़ना, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में भी लेकर जाएंगी। तो आप इस चीज़ को पैरेलली लेकर चलिए। जब हम कुछ बात करते हैं तो याद रखिए कि हाँ, वहाँ पर हमने इसके बारे में बात की थी। तो इवेंट्स जो है पैरेलली चलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एंशिएंट ट्रेड लिंक्स। जो एंशिएंट ट्रेड लिंक्स, देखो पहले जो ट्रेड होता था ना, इट वाज ऑल अबाउट कि लैंड टू लैंड ट्रेड करते थे हम, सिर्फ ज़मीन से ज़मीन तक ही हम ट्रेड करते थे। ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम हमारा ऐसे था। फिर थोड़े टाइम के बाद फिर हम जो है सी रूट्स हमने डिस्कवर की। तो ये जो सी रूट्स डिस्कवर हुई, कैसे इंडिया की डिस्कवरी हुई, क्यों डिस्कवरी की गई। देखो डिस्कवरी तभी होती है जब कोई प्रॉब्लम हो, है ना, और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए होता है, तो डिस्कवरीज होती हैं। तो वैसे ही फिर साथ साथ में जब इंडिया का डिस्कवरी हुआ, तो उसके साथ साथ और कौन से देशों की डिस्कवरी हुई, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। देखो जो ट्रेड है ना, ट्रेड हमारा बहुत एंशिएंट टाइम से था। अरे उतने टाइम से जब महाभारत काल में भी यमन वगैरह की जो है हमको वो मिलती है, दस्तावेज मिलती है, वी गेट एविडेंसेस, राइट। तो तब से ट्रेड हो रहा था। आज ट्रेड पहली बार ऐसा नहीं है कि ट्रेड अब शुरू हुआ न्यू एरा में, नहीं, ट्रेडिंग बहुत पहले से हो रहा था। तो एंशिएंट ट्रेड जो है वो क्या यूरोप से तब भी लिंक थे, इंडिया ट्रेड करती थी। देखो इंडिया पहले से ही डाइवर्स थी, चाहे वो आप उसको पॉलिटिकल रीजन से देख लीजिए, चाहे उसको आप देख लीजिए लोगों में कितनी डिफरेंसेस हैं। तो इंडिया पहले से ही बहुत डाइवर्स था। यहाँ पर ही आप देखेंगे कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पर बहुत बारिश होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और कहीं पर जो है पहाड़ है। तो इंडिया लैंड वाइज भी बहुत डाइवर्स है। यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे, मतलब देखो सोने की चिड़िया इसलिए नहीं बोला गया था क्योंकि यहाँ पे सोने की चिड़िया थी, नहीं, ये बहुत वेल्दी था, ये रिच इन रिसोर्सेज था। आज भी जो है इसीलिए इसको सोने की चिड़िया बोलते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत रिच था रिसोर्सेज में। तो जितने इन्वेडर्स आते थे ना, तो वो लालच में ही आते थे उस रिसोर्सेज के। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए ये लोग आए थे। तो हम देखेंगे कैसे ये कैसे राइज करते, कैसे डिक्लाइन होता है। अर्लीस्ट एविडेंस हमें जो मिलता है वो मिलता है 1200 BC में। वी गेट एन एविडेंस कि जहाँ पर ग्रीस और जो है ट्रेड था हमारा ग्रीस और मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, पर्शिया, ग्रीस वाया पर्शिया और मेसोपोटामिया के साथ हमारा जो है बहुत ही अच्छा रिलेशन था। अगर आपने 6th की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो फिर उसमें ग्रीस का जो जिक्र है, हमें जो आर्ट एंड कल्चर में भी हमारे ना, आर्ट एंड कल्चर में ग्रीस का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में ग्रीक इंट्रैक्शन, कॉन्टेक्स्ट इन प्री मौर्यन एंड मौर्यन टाइम। मौर्यन टाइम में जो है ग्रीक्स के साथ बहुत ही अच्छा ट्रेड था। वहाँ से आप जानते होंगे कि मतलब शादी विवाह जैसे भी संबंध बने थे। ओके, रेफरेंसेस एंड कल्चरल लिंक्स। यवनास कौन थे? ग्रीक पीपल ही थे। उनका कहाँ पर हमें एविडेंस मिलता है, रेफरेंस मिलता है? महाभारत में। ठीक, ओके। और फिलोसोफर थे पायरो ऑफ एलिस, जो इंडिया आए थे। विजिट ऑफ फिलोसोफर पायरो ऑफ एलिस टू इंडिया।
ठीक, अलेक्जेंडर इन्वेशन स्ट्रेंथन कल्चरल एक्सचेंजेस, अलेक्जेंडर सिकंदर द महान, ठीक, ये जब यहाँ पर आए थे भारत में, तो उसके बाद कल्चर एक्सचेंज हुआ था। ये जो थिएटर वाला सिस्टम है ना, वो भी हमें ग्रीक्स के ही द्वारा मिला था। डेवलपमेंट ऑफ गंधारा आर्ट, फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन आर्ट। अब जो गंधारा आर्ट देखने मिलता है, मैंने आपको बोला ना ग्रीक्स के साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। तो जो ग्रीक्स है, ग्रीक और इंडियन आर्ट को मिला के बनता था गंधारा आर्ट, ठीक है। रोमन ट्रेड, रोम वाली एरिया आपको पता है ना, तो रोमन एम्पायर, देखिए आप मैप ज़रूर समझ लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो मैप जो है ना, मैप आप ज़रूर समझिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। द रोम एम्पायर ट्रेडेड हैविली विथ इंडिया, रोम एम्पायर का बहुत ही, ये देखो ये लोग सारे रोम से आए थे, यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़, और रोम का भी हमारे साथ बहुत ही अच्छा ट्रेड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रोमन एम्पायर था ना, ये इसमें ना दो टुकड़े हो गए थे, इसमें दो टुकड़े हो गए थे। एक बन गया था हमारा वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक साइड बन गया था हमारा ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और ये ब्रेक हो गया था 5th सेंचुरी में, मतलब 476 AD के टाइम पे, ठीक है। इसका डिवीज़न हो गया था दो हिस्सों में। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न साइड के जो भी इन्वेडर्स थे वो आकर यहाँ पर राज कर रहे थे। ये तो बात हो गई दो डिफरेंट मतलब रीजन्स में बढ़ जाने का रोम का, लेकिन ये पूरे रोम से हमारा जो है बहुत ही अच्छा संबंध रहा है, ठीक। अब हम देखेंगे कि रोम के कौन से एरिया के लोग बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ ट्रेड करके फ्लरिश हो रहे थे, ठीक। ट्रेड फ्रॉम 11 to 15 सेंचुरी, ट्रेड जो कैरी किया गया इटालियन सिटीज़, देखो ये थी छोटे छोटे ही सिटीज़ थे, लेकिन ये इतने मतलब बहुत अच्छे व्यापारी थे ये लोग, ठीक, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यापारी थे, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए थे इंडिया के साथ ट्रेड करके, ठीक। कौन सी जगह? वेनिस, जेनोवा, फ्लोरेंस, नेपल्स, पीसा, ये सारी इटालियन सिटीज़ थी और बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। तो ये इस साइड की सिटीज़ थी, ठीक है। फिर क्या होता है ना, इनसे ईर्ष्या हो जाती है रोम के अदर साइड वाले लोगों को, मतलब पोर्चुगीज़ को बहुत ये होता है कि यार इन लोग इतने फ्लरिशिंग है। पोर्चुगीज़ हो गया, ओटोमन एम्पायर के बारे में भी देखेंगे। ओटोमन एम्पायर को भी बहुत, ओटोमन एम्पायर मतलब मिडिल ईस्ट पार्ट, ठीक है, वहाँ पे मिडिल ईस्ट वाली एरिया। ट्रेड रूट एंड प्रोसेस, इटालियन सिटी स्टेट्स ट्रेडेड विद इंडिया, दे सेल्ड टू द पोर्ट्स इन लेवेंट, प्रेजेंट डे इजराइल, लेबनान, सीरिया, ठीक है। इटालियन सिटीज़ मैंने भी बताया आपको, इटालियन सिटीज़ का इंडिया के साथ बहुत अच्छा ट्रेड था, और वो कहाँ पर पोर्ट करते थे जाकर, वो कहाँ पर पोर्ट पे जाते थे। आज का जो उस टाइम पे लेवेंट कहा जाता था, आज का जो इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, वो वाली एरिया पर पोर्ट समझते हो ना, बंदरगाह, जहाँ से मैंने बोला ना कि सी रूट्स ही ढूंढ रहे थे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रूट्स की जगह पे लोग सी रूट्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे पोर्ट्स बनाए जाते थे, ठीक है। वहाँ पे उनका अपना अलग से एक वेयर हाउस होता था जहाँ पे वो स्टोर करते थे, और यहीं पर अपनी जो जहाज़ है वो वहाँ पर लाकर खड़ी करते थे, ठीक है। इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का काम वही पोर्ट से होता था इनका। दिस पोर्ट्स वर हेल्ड बाय द ईस्टर्न रोमन एम्पायर कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल। अब ये देखो क्या हुआ ना, कि अब आप समझिएगा, ये जो रोमन एम्पायर है ना, उसको अगर इंडिया से ट्रेड करना होता था ना, तो उसको मिडिल ईस्ट, मतलब ये सऊदी वगैरह वाली जो एरिया है, सऊदी यमन वाली, ये उस टाइम में ओटोमन एम्पायर के हाथ में आ गई थी, ठीक है। तो इनको अगर ट्रेड करना होता था ना, तो इनको इनके पास से गुजर के जाना पड़ता था इंडिया में। अब इनके पास है ना, बहुत आने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप मान के चलिए जान और माल दोनों की उनको टेंशन रहती थी। इसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ पर आते थे तो ओटोमन एम्पायर अपने मन मर्जी से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा टैक्स लेता था, मतलब जितना वो ट्रेड नहीं कर पाते थे उतना उनका नुकसान हो जाता था, एंड इसका भी भरोसा नहीं होता था कि कौन किसको कब मार दे, ठीक। और इनके बीच में इसलिए भी ज़्यादा डिस्प्यूट था ना, क्योंकि ये पूरे क्रिश्चियन रिलीजियस पीपल थे, और ये ओटोमन एम्पायर जो थे वो मुस्लिम लोग थे। तो इनके बीच में ना इसकी भी बहुत ज़्यादा तनाव थी। लेकिन ये जो लोग हैं ना, सिटी वाले, इटालियन सिटी वाले, इनको उससे कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ ये जो पोर्चुगीज़ है ना, बहुत कट्टर थे,
ठीक, पोर्चुगीज़ जो है इस साइड वाले बहुत कट्टर थे, लेकिन ये जो वेनिस, जेनोवा, फ्लोरेंस है ना, ये जो फ्लरिशिंग सिटी थी ना, इनको इससे मतलब नहीं था, किसी के रिलीजन से मतलब नहीं था, इनको बस ये था कि प्रॉफिट होना चाहिए हमारा। समझ में आया? तो उसके बाद जो है इस फ्रॉम देयर दे वेंट ओवरलैंड caravans till the रेड सी और पर्शियन गल्फ। ठीक, अगेन सेल्ड ऑनवर्ड टू इंडिया। लैंड रूट्स पे देखते हैं। अब ज़मीनी रूट पे क्या होता था ना, मंगोल्स का भी बहुत डर रहता था। मंगोलियंस भी क्या करते थे ना, अटैक कर देते थे कारवान पे। जो भी लोग अपना कारवान लेके जाते थे ट्रेड करने के लिए लैंड वाले रूट पर, वहाँ पर कौन अटैक कर देता था? मंगोलियंस अटैक कर देते थे। लेकिन मंगोलियन डायनेस्टी का ना बहुत ही बुरा तरीके से मंगोलियन राज ख़त्म होता है, वो बर्बाद होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक डेथ पेंडेमिक आ गया था। मतलब इतना भारी पैमाने पे पेंडेमिक, वैसा पेंडेमिक कहीं कभी नहीं हुआ इंडियन हिस्ट्री में। इकोनॉमिकल और सोशल जो है बहुत क्राइसिस हो गए थे, इतने लोग मर गए थे, इतना बुरी तरीके से ये पेंडेमिक फैला था। तो उसकी वजह से जो है मंगोल्स है ना डिक्लाइन हो जाते हैं 1340 में। ठीक है, अब ट्रेड एंड बैंकिंग सिस्टम, अब देखो इसको ना नए दौर की बात बोलते हैं, मतलब मॉडर्न चीज़ें, नई चीज़ें पनपने शुरू हो गई, मतलब बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ। बैंकिंग सिस्टम की आइडिया आ जाती है यहाँ से, शेयर होल्डिंग की आइडियाज़ आ जाती हैं। जो आज शेयर मार्केट आप देख रहे हो ना, उसकी आइडियाज़ हम आगे देखेंगे कैसे जो है वो राइज करता है। ठीक, राइज ऑफ बैंकिंग इन इटली में बैंकिंग राइज, मतलब जो मेडिची बैंकर्स थे ना, वो इटाली के बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, रूलर्स नहीं थे, लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले लोग थे। तो ये क्या करते थे ना, बैंकिंग सिस्टम इन्होंने डाल दिया था। अब इस बैंकिंग सिस्टम से ये फाइनेंशियली और ज़्यादा मजबूत हो गए। मतलब जैसे कि आज आप देखो कि बैंक का काम क्या होता है, बैंक का काम होता है पैसे स्टोर करना, या मान लो इंडिया की करेंसी इनके पास रहेगी, फिर आप अपनी करेंसी दोगे इनको तो ये आपको इंडियन करेंसी देंगे, मतलब ऐसा वाला काम करते थे। समझ में आप? तो अब क्या हो गया ना, पैसे के मामले में ना अब ट्रेडर्स को बड़ी आसानी हो गई। नाउ दे गॉट अ रिलीफ। तो इन लोगों ने बैंकिंग सिस्टम शुरू किया था, किसने? मेडिची बैंकर्स ने। इतना ही हमको याद रखना है, ठीक है? ओके, एक बहुत ही अच्छा सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था इन लोगों ने, जो कॉइन बेस्ड ट्रेड को और आसान बना दिया। अब इससे होता क्या है ना कि जो इटालियन ट्रेडर्स है ना, उनके पास बहुत आसान एक्सेस था पैसा कमाने का, ठीक है? और लार्ज स्केल पर ये क्या करते हैं, वेंचर्स विद एशियन ट्रेड मार्केट्स। अब जिसको भी एशिया में जाके ट्रेड करना था, वो इनके पास अपने पैसे और चीज़ें जो है जमा करते थे, और उसके बदले वो उनको करेंसी देते थे, कॉइन्स देते थे उस देश के जहाँ पे उनको जाके ट्रेड करना था। ओके, तो अब इटालियन स्टेट्स जैसे कि वेनिस, जेनोवा, फ्लोरेंस, नेपल्स, पीसा और ये सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। देखो जिसके पास पैसा है वो पावरफुल हो जाएगा, तो वही वाली बात हो गई। इसीलिए इटालियन सिटीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए थे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेनेसेंस इकोनॉमी, ठीक है, फॉर द रेनेसेंस ऑफ इकोनॉमी। ठीक, एक फाउंडेशन बना दिया था इन लोगों ने, जहाँ पे पैसे रखने की बैंकिंग सिस्टम वाली नई सोच आई थी। ट्रेड एक्सपेंशन ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल। अब देखो पोर्चुगीज़ और स्पेनिश लोग किस तरह से ट्रेड करते थे। 14th सेंचुरी में जो पोर्चुगीज़ हैं और स्पेन के लोग थे, वो एंगेज करने लगे किसके साथ? अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट, ये रोम। अब यहाँ पर अपना है अफ्रीका, ठीक, यहाँ पे अपना है अफ्रीका। अब ये क्या करते थे, ये लोग ट्रेड करते थे ना, तो ट्रेड करते थे यहाँ पे अफ्रीका के वेस्टर्न एरिया में। अफ्रीका के वेस्टर्न एरिया में कौन? पोर्चुगीज़ और स्पेन वाले लोग, ठीक है। तो एक माली डायनेस्टी थी, माली एम्पायर, पूरा एम्पायर था, और वो माली एम्पायर ना, मनसा मूसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये मनसा मूसा इस हिस्ट्री में, अफ्रीकन हिस्ट्री में जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इसको रिच माना गया है, ठीक है। तो उसके साथ ट्रेड करते थे, और इसी ट्रेडिंग के टाइम में स्पेन और पोर्चुगीज़ को ना एक बहुत ही फ़ायदा होता है, उनको गोल्ड रिजर्व मिल जाता है माली में, ठीक है। एक पूरा गोल्ड रिजर्व मिल जाता है, उन लोग गोल्ड रिजर्व का डिस्कवरी करते हैं, जिससे वो लोग अपार पैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये जो गोल्ड इन लोग को मिलता है ना, इसकी वजह से
यूरोपियन जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है मोनार्कीज मतलब आप समझते होंगे, जो राजाओं के राज वाले लोग होते हैं उनको मोनार्कीज कहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो गया। और इसी की वजह से जो है ये फाइनेंस एक्सप्लोरेशन, मतलब देखो अभी कहीं भी अगर आपको एक दुकान खोलनी है या मान लो आज आपको ट्रैवल करना है तो उसमें पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। तो इनको जो भी एक्सप्लोर करना था ना, जो भी जगह, जैसे मान लो इंडिया ही एक्सप्लोर करना था पोर्चुगीज़ को, ठीक है, या स्पेन से कोलंबस गया था क्रिस्टोफर कोलंबस, तो उनको पैसा तो लगेगा ना, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही। तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा हो गया क्योंकि इनके पास क्या आ गया, गोल्ड की पूरी खदान इनको मिल गई थी। अब ये लोग फाइनेंस भी कर सकते थे अपने एक्सप्लोरेशन को, ठीक है। अब इसी को माना जाता है, ये जो अफ्रीका का वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, इसी को माना जाता है कि इसी के वजह से यूरोप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो गया था। अब इधर देखते हैं डिपेंडेंस ऑन इंडियन एंड एशियन ट्रेड। अब इंडिया में मैंने जैसे कि बताया कि इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों माना गया, क्योंकि वी वर वेरी वेल्दी इन रिसोर्सेज, ओके। तो यूरोप हैड हाई डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस। देखो भारतीय से ये मसाले लेते थे, चाइनीज़ से सिल्क लेते थे। इसको ना, ये जो मसाले और सिल्क थे ना, इसको अमीरों का लग्जरी आइटम माना जाता था। देखो आज भी जो चीज़ बहुत ही रेयर है, कम मिलती है या बड़ी महंगी मिलती है, तो उसे क्या माना जाता है कि वो लग्जरी आइटम है, उसे सिर्फ अमीर खरीद सकते हैं, ठीक, जैसे ब्रांडेड चीज़ है। तो स्पाइसेस को क्या माना जाता था, लग्जरी आइटम। अगर जिसके पास होता तो उसको माना जाता था अरे कि यार ये तो बड़ा पैसे वाला है, रिच पीपल के पास ही होता है वो, ठीक है। जैसे आज मान लीजिए मेरे पास ओरिजिनल गुच्ची का कुछ हो तो बोलेंगे ना, या तो फिर BMW हो, ठीक। तो ऐसी चीज़ें किसके पास होती है, बहुत ही रिच पीपल के पास होती हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बड़े एक्सपेंसिव हैं। सिंपल सी बात है, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग पार्ट, ठीक। और उसके बाद है ना, क्या होता था, लेकिन इंडिया को कॉइन्स मिलते थे, इंडिया को पैसे मिलते थे, लेकिन इंडिया के पास कोई बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वाली बात ही नहीं थी। मतलब उनका कुछ ऐसा नहीं था कि वो स्पाइस ट्रेड करके बहुत ही फ्लरिश हो रहे थे, नहीं। मसालों की ट्रेडिंग के बाद भी इंडिया के पास कुछ ऐसा कांस्टेंट आप नहीं कह सकते हो कि उनके ग्रोथ में कुछ कांस्टेंट चीज़ें देखने मिल गई थी, ऐसा नहीं था। अब हम देखेंगे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में। ओटोमन तुर्क क्या करते हैं ना, कॉन्स्टेंटिनोपल पे जाकर है ना अपना कंट्रोल कर लेते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल एरिया पे। अब आप ये सारी चीज़ें ना मैप में देखिएगा, ठीक है। तो ईस्टर्न रोम में मैंने अभी आपको बताया था कि 2 हिस्से में, टुकड़ों में बढ़ गया था। इस साइड आ गए थे आपके पोर्चुगीज़ और इस साइड आ गया था आपका ओटोमन एम्पायर, ठीक है, ओके। और फिर अब क्या करते हैं ना, ये जो ओटोमन एम्पायर है ना, मैंने बोला कि रिलीजियस बड़ा डिस्प्यूट होता था इनके बीच में, तो उनको ट्रेड करने ही नहीं देते थे ईर्ष्या की वजह से। अब वो भी कट्टर, क्या नाम है अपना, पोर्चुगीज़ भी कट्टर, और ये भी ऑर्थोडॉक्स थे ओटोमन्स। तो ये ओटोमन्स उनको ट्रेड करने ही नहीं देते थे, बहुत उनको परेशानी क्रिएट करते थे। अब इन्होंने सोचा पोर्चुगीज़ ने कि भाई हमें ट्रेड तो करना ही करना है, अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या। तो फिर उसके बाद वो एक दूसरा रास्ता, अल्टरनेटिव रूट ढूंढने लगते हैं इंडिया के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंडिया की डिस्कवरी कैसी होती है, एशिया और इंडिया पे आने के लिए वो लोग जो रूट देखते हैं वो कैसे देखते हैं। 1487 में आप याद रखेंगे, बस इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि बार्थोलोमियो डियाज जो था वो आता है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अब आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने क्या बताया, यहाँ पर वो आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, फिर वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर आता है, यहाँ से ट्रेड तो ऑलरेडी माली एम्पायर से हो ही रहा था। अब वो कुछ सालों में थोड़ा सा और घिसक के इधर आता है, कुछ सालों में थोड़ा सा और इधर आता है, फिर कुछ सालों में यहाँ तक आता है, केप ऑफ गुड होप तक, ठीक है। वो केप ऑफ गुड होप तक आता है, केप ऑफ गुड होप तक, ठीक है, सबसे निचला हिस्सा अफ्रीका का, वहाँ तक आता है वो। उसके बाद हम देखेंगे कि वास्को डी गामा कंटिन्यू करता है, ठीक है, और प्रूफ कर देता है वो कि हाँ, हम जो है साउथ अफ्रीका का निचला हिस्सा ये कवर करते हुए हम जा सकते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। दिस गेव राइज टू बिलीव दैट ट्रेड विथ इंडिया कुड बी बाईपास अरब मिडल। मतलब अब ये जो अरब वाले लोग जिनको सताते थे, अब इनको लगा कि अब ऐसा है कि मिडल मैन बन जाते थे, बीच में इनको भी हम टैक्स दें
चले इनको भी पैसे भरें, कौन दुगना ऐसे काम करेगा। अब हमारा जो ट्रेड है बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको रेनेसेंस इन यूरोप कहते हैं। क्यूरियोसिटी, साइंस, मैप्स, शिप, बहुत मतलब आप मान के चलिए यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है, यहाँ से मॉडर्न एरा शुरू होता है। साइंस और मैप्स और मॉडर्न शिप्स जो है बहुत एडवांस्ड शिप बनाई जाती हैं। अब ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है इसको स्पेन ने स्पॉन्सर कर दिया, बोला कि ऐसा है खाली पोर्चुगीज़ क्यों जाएंगे, स्पेन वाले भी जाएंगे। अब ये मूर्ख आदमी ये निकल जाता है सेल करता हुआ। अब क्रिस्टोफर ताऊजी पहुंचने की जगह इंडिया के पहुंच जाते हैं वेस्ट इंडीज़ वाली एरिया में, और वहां जाके सीना ठोक के बोलते हैं कि मैंने इंडिया ढूंढ लिया, मैंने इंडिया ढूंढ लिया। और बाद में पता चलता है कि ये महाराज इंडिया नहीं ढूंढे हैं, इन्होंने ढूंढा है करंट वेस्ट इंडीज़, मतलब कैरेबियन आइलैंड। समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे ये बढ़ जाते हैं अमेरिका की तरफ। आप लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका में रेड इंडियंस होते थे, तो उनको हटा कर ना ये यूरोपियन वाले जो लोग हैं ये कॉलोनाइज कर लेते हैं। आज जो अमेरिकन्स वहाँ पे हैं ना वो बेसिकली वहाँ के नहीं थे, ठीक है, वहाँ के मूल निवासी थे रेड इंडियंस, बट नाउ करेंटली वी कैन सी अमेरिकन्स देयर, ठीक है। वास्को डी गामा और वो अमेरिकन्स हु आर दोज अमेरिकन्स, द यूरोपियंस ओनली हु हैज कॉलोनाइज्ड दैट एरिया। अब वास्को डी गामा जो अब इनकी हार के बाद क्या होता है, क्रिस्टोफर कोलंबस जाके अमेरिका ढूंढ लेता है, फिर वहाँ पे लोग जाके बस जाते हैं, ठीक है। अब वास्को डी गामा की बात करते हैं। वास्को डी गामा 1497 से 1498 तक सेल करते हुए पहुँच जाते हैं कहाँ पे, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया है, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। 1497 में निकलते हैं वास्को डी गामा अफ्रीकन कोस्ट से। अब इनको कई बार ना मारने की कोशिश की गई थी वास्को डी गामा को। किसके द्वारा मारने की कोशिश की गई, अरब पीपल्स के द्वारा, क्योंकि उनको लगा कि यार ये इजी रूट ढूंढ रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारे शरण में नहीं आना चाहता है। लेकिन वास्को डी गामा ने बहुत चालाकी की और उन्होंने ना कुछ गुजराती सेलर्स पाए वहाँ पर केनिया में जहाँ वो रुके हुए थे, उनको गुजराती सेलर्स दिखे। अब ये क्या करता है ना, उन गुजराती सेलर्स को ही पकड़ लेता है, पकड़ के बांध देता है और कहता है ऐसा है कि तुम हमको रास्ता दिखाओ, अब इंडिया में जाने का कैसे है, ठीक है। फिर उनको ये जो गुजराती सेलर्स होते हैं ना वो उनको इंडिया तक पहुँचाते हैं। तो इंडिया में कब पहुँचता है वास्को डी गामा, 1498 में रीच्ड कैलीकट, जो केरला में है वहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। केरला में कैलीकट था। और उसके बाद वो मिलते हैं हिंदू रूलर समुथिरी और जामोरिन, ठीक है। वो कौन था, हिंदू रूलर था, और ट्रेड के लिए उनको मना लेते हैं कि हमें जो है यहाँ पर ट्रेड करने दीजिए। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है ना, ये लोग जब ट्रेड करते हैं ना तो इनको चाहिए था कि समुद्र पे पूरा अधिकार हमारा होना चाहिए क्योंकि खोज हमने की है, ऐसी वाली सोच इनकी आ गई थी। अब आगे हम देखेंगे ना व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग। ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोगों पे अत्याचार करने लगे थे, उनको कन्वर्ट करना चालू कर दिए थे। हाँ, लेकिन एक बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो इंग्लैंड वाले लोग थे ना, उनकी तरह इनका ये मन नहीं था कि हम जगह हथिया लें और हम यहाँ पे इनकी जगह पे राज करें। नहीं, इनको सिर्फ व्यापार से मतलब था। इनको बस ये था कि कैसे हम ट्रेड करें और यहाँ से हम अपनी जो है पैसे कमाएं। अब ये चाहता था वास्को डी गामा कि हमारी मोनोपोली बने, मतलब मैंने बोला ना कि वो पूरी समुद्री एरिया जो है हमारी हो जाए, हमारा ही राज हो, ऐसा करके। लेकिन ऐसा पॉसिबल था नहीं क्योंकि ऑलरेडी अरब वगैरह से भी तो ट्रेड होता था ना इंडिया का, तो कोई क्यों ऐसा चाहेगा कि किसी एक ही पर्सन की मोनोपोली हो, उसमें इंडिया का तो फ़ायदा ही नहीं है। अगर अलग अलग जगह से लोग आएंगे तो डेफिनेटली अलग अलग तरीके का प्रॉफिट होगा, तो उसकी वजह से अभी बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फिर इसकी वजह से क्या होता है कि यूरोपियन आकर इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज़ का मतलब ये था ना, ये थोड़ी था कि आज जो आप फैक्ट्रीज देख रहे हो कि मशीनरी बैठाई गई है, ऐसा नहीं था। जैसे एक एरिया बना दी जाती थी जहाँ पे घर भी रहते थे पोर्चुगीज़ के लिए या कोई भी बाहरी लोग आते थे जो ट्रेड करने के लिए, घर भी था, बड़ी सी दीवार जो है खड़ी कर दी जाती थी और यहाँ पे वेयर हाउस रहता था, जैसे सामान स्टोर करते थे। अब जैसे खरीद के सामान यहाँ स्टोर कर दिया, अब जब भी शिप आती तो यहाँ से लेकर चली जाती, तो इस तरीके का फैक्ट्री रहता था, ठीक। अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है ना, जो चीज़ 1000 रुपये में मिल रही थी अब वो 10 रुपये में मिलने लगी, ऐसा वाला फ़ायदा होता है। 10 टाइम्स जो प्राइस था वो ड्रॉप हो जाता है,
ठीक। और अब इसकी वजह से जो पोर्चुगीज़ है ना वो बड़े पैसे वाले हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो अब चीज़ें बड़ी सस्ती मिल रही हैं, कम दाम में मिल रही हैं। अब ये देख के ना और लोगों को, जो और यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, उनको लगता है, आप मिडल ईस्ट के लोग थे, उनको लगता है कि अरे यार ये लोग तो बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमें भी जो है इस तरह से कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बैटल ऑफ ड्यू के बारे में हम समझेंगे, पहले इसको देखते हैं। जो नेवल पावर थी ना पोर्चुगीज़ की, वो उस टाइम पे बहुत अच्छी थी। अब मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था ना कि मराठास की लड़ाई हुई थी, अंगोरा क्लैंस की, और मराठास मिलके पोर्चुगीज़ को हराए थे, वो वाली चीज़ भी हम यहाँ देखेंगे। 1500 में क्या होता है, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, इनके नाम भी बड़े खतरनाक हैं। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल क्या करता है, सेटअप करता है फैक्ट्री कैलिकट में, ठीक। और लोकल अटैक्स भी उस पे होते हैं। लोकल अटैक्स मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो उनके ऊपर अटैक भी करते हैं, ठीक। रिटेल्ड बाय बॉम्बार्डिंग कैलिकट एंड अटैकिंग अरब मर्चेंट शिप्स। अब क्या करते ये, वहाँ पे अरब के मर्चेंट्स जो थे ना, उनके शिप्स को उड़ा देते हैं, मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मोनोपोली चाहिए थी पोर्चुगीज़ को। वास्को डी गामा को भी तो वही चाहिए था। और फिर वहाँ पे ना एक ट्रीटी साइन होती है कलिकट और कन्नौर की, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस एक समझने के लिए आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद वास्को डी गामा फिर दोबारा आता है 1501 में, ठीक है। आप देखो वास्को डी गामा पहले कब आया था, 1498 में। अब वो फिर से आता है 1501 में, जब वो देखता है कि प्रॉब्लम्स हो रही है बहुत ज़्यादा और अरब वाले फिर से ट्रेड करने नहीं दे रहे हैं, तो वापस से वास्को डी गामा आता है, फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम जमोरिन। अब जमोरिन जो उसको बोला था कि हाँ आजा तू इधर फैक्ट्री सेटअप कर ले, अब जमोरिन उसके अगेंस्ट हो जाता है, बोलता है कि ऐसा है कि तू अगर हमें अरब के साथ ट्रेड नहीं करने देगा, इफ़ यू आर नॉट अलाउिंग अस, हाउ वी विल ट्रेड विद अदर पीपल। ऐसे तो नहीं कर सकते हम आपको कि मोनोपोली दे दें, ठीक है। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ पोर्चुगी। अब 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर, ठीक है, जो मिलिट्री सपोर्ट के साथ उसको भेज दिया जाता है कि जाओ भाई लड़ो, अरब के जितने भी जहाज हैं उनको उड़ा के मार के गिरा दो, ठीक है। पोर्चुगीज़, अब ये पोर्चुगीज़ उनकी जहाज़ को भी उड़ा दे रहे थे, जो भी लोग मक्का मदीना जाते थे उन लोगों के भी जहाज़ों को डुबा देते थे, और बहुत सारे जो मॉस्क्यूज़ है ना, मस्जिद, उसको भी जला दिया गया था। मतलब इनके बीच में इतनी ऑर्थोडॉक्सिटी थी, क्रिश्चियंस और वो मुस्लिम्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट था, तो ये उनको नहीं देखना चाहते थे, वो इनको नहीं देखना चाहते थे, ऐसा वाला प्रॉब्लम था। फिर वेनेटियन कंसल्स एंड अलायंसेस। अब देखिए पोर्चुगीज ट्रेड थ्रेटन करते थे वेनिस के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को। अब ये जो वेनिस एरिया थी उसकी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है वो ख़राब हो रही थी, तो फिर वो लोग क्या करते हैं ना कि आकर फिर वेनिस के लोग डर जाते हैं, बोलते कि यार हमारा जो इंडियन ट्रेड है वो सही हो ही नहीं रहा है, हमें जो मुनाफा होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है, ये पोर्चुगीज़ जाके अपनी मोनोपोली बसा के बैठे हैं वहाँ पर। तो वो ममलुक इजिप्ट के साथ जाके मिल जाते, बोलते कि आप लोग हमारे साथ मिल जाइए, चलिए मिल के हम जो है पोर्चुगीज़ को हरा देते हैं। पोर्चुगीज़ के अगेंस्ट ये लोग एक डिसीजन लेते। फिर अर्ली प्लान्स फॉर कैनल। अब यहाँ पे जो सूस कैनाल है ना, वहाँ की आप मेडिटेरियन सी के पास है, आप इसको ज़रूर देखिएगा कि जो स्विस कैनाल है आप मैप में ज़रूर देखिएगा, तो यहाँ से पनपता है प्लान। ये जो रेड सी के पास कैनाल बनाने का, स्विस कैनाल बनाने का प्लान होता है, वो यहाँ से राइज करता है, ठीक है। यहाँ से उसकी सोच उठी थी। नेवल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बैटल्स 1507 में कंबाइंड मालमुक इजिप्ट। और देखो जब भी किसी के ऊपर आक्रमण करना होता है ना, तो पहले तो उसके यहाँ के लोगों को हमें मिलाना पड़ता है, तो फिर मामलुक इजिप्ट और गुजरात नेवीज मिलकर किसे डिफीट करती हैं, पोर्चुगीज द्यू में, और मार देती हैं अल्मीडा के बेटे को मार देती है। अब अल्मीडा फिर आएगा, ठीक है, अब की बार जब अल्मीडा आएगा तो अब अल्मीडा जीतेगा। 1509 में होता है बैटल ऑफ ड्यू, कि पोर्चुगीज डिफीट कर देते हैं मामलुक इजिप्ट को, गुजरात सल्तनत को, और जोरोहिन ऑफ कैलिकट, वेनिस एंड ओटोमन्स, ठीक। दिस विक्ट्री मार्क द बिगनिंग ऑफ यूरोपियन डोमिनेंस इन एशियन मैरिटाइम ट्रेड। और इसको कौन लेड करता है, अल्मीडा। उसके बेटे को मार दिया गया था ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद वो हरा देता है, सोचो इतने लोगों के अलायंस को हरा देता है, पावर तो था बंदे में, इसलिए तो इतना हरा पाया। फिर ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पोर्चुगीज़ कैसे एक्सपेंशन करते हैं और कंट्रोल करते हैं इंडिया में।
अब अल्मीडा का एम ये था ना कि हम नेटवर्क बनाएंगे, नेवल नेटवर्क बनाएंगे, नेवी आर्मी, मतलब जो समुद्री इलाका है उसमें काफ़ी सारे जहाज अपने रखेंगे, और हम एक बनाएंगे ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब जिसको भी आने का है ना वो हमको पैसे दो, एक टोल टैक्स दो। टोल टैक्स के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, उसकी भी आइडिया जो है यहाँ से ही स्टार्ट होती है, हमें टोल टैक्स भरो उसके बाद आप आगे बढ़ो, इस तरह से। ठीक है, उसको क्या बोला गया था, कार्टेज सिस्टम। ठीक, अल्फेंसो दे अल्बुकर्क, बाप रे बाप क्या नाम है, सक्सेडेड अल्मीडा कंप्लीटिंग दिस विजन। ठीक है, अब इसके साथ ये हेल्प करता है उसको, ये जो उसकी सोच थी अल्मीडा की उसमें ये हेल्प करता है। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस याद रखिएगा, लाइक एन स्टोरी। अब इससे होता क्या है ना कि ये माउथ ऑफ द रेड सी में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, आज का जो यमन है वहाँ पे, पर्शियन गल्फ में, इंडिया पे, मलेशिया पे। ठीक है, इनके पुराने नाम और अभी के नाम आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इंट्रोड्यूस अ परमिट सिस्टम, मैंने आपको बताया कि वही टोल टैक्स भरने वाला सिस्टम, ये लोग बोलते हैं कि हमारी जहाज़ों को आप टोल टैक्स भरिए और आप आगे बढ़िए। ठीक है, और जितने भी शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे ना उनको भी ये कंट्रोल करते थे। अब अरब के पास ना एक बड़ी प्रॉब्लम थी, आज जैसे अरब वालों के पास बड़े तेल है, बहुत तेल है ना, उनके पास बहुत तेल है और उसकी वजह से वो पैसे कमा पा रहे। देखो हिस्ट्री में ना हर किसी का वक्त आता है, तो पहले पोर्चुगीज़ का वक्त था क्योंकि उनके पास, यूरोप के पास बड़ी लकड़ियाँ थी तो जहाज बड़े बड़े बना पा रहे थे। अब बेचारे अरब वाले उस समय थे गरीब हो गए क्योंकि उनके पास लकड़ियाँ नहीं थी। ठीक है, और उस समय मशीनरी इतनी ग्रो नहीं हुई थी, इतना मशीनरी का किसी को पता नहीं था, वही नया नया स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर मशीनरीज़ की न्यू डिस्कवरी हुई, फिर मशीन्स बने, तब जाके तेल का इस्तेमाल किया गया। फिर सऊदी अरब जो है अरब वाली एरिया अमीर होती है, लेकिन उस टाइम पे उनके पास लकड़ियाँ नहीं थी यूरोपियंस की तरह, तो यूरोपियंस के पास बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे जहाज हुआ करते थे। तो ये इनके बहुत ड्रॉबैक था अरब्स के पास, लकड़ी ना होने की वजह से उनके पास जहाज ही नहीं थी। समझ में आया? अब देखेंगे गोवा में किस तरह से पोर्चुगीज़ आते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, ये जो अल्बुकर्क है ना, ये अक्वायर कर लेता, मतलब जीत जाता है गोवा, किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर से छीन लेता है, जीत जाता है। और ये क्या बोलता है ना कि जाओ जितने भी ऑफिशियल्स हो ना, जाओ गोवन लड़कियों से शादी कर लो और शादी करके वहीं बस जाओ, दामाद बन जाओ सबके। मतलब ये दिमाग लगाते हैं कि अगर लड़कियों से वहाँ की शादी कर लेंगे तो वहाँ पे हम जाके इजीली बस सकते हैं। ठीक, और फिर है ना इन लोग वहाँ पे डेवलप करते हैं क्राफ्ट्स, फैक्ट्रीज, मतलब कोकोनट कॉयर जानते हो ना, कोकोनट का ऊपरी हिस्सा जो है उसका, फिर प्लांटेशन, कॉयर से बनता है ना जूट, गोनी बनती है, रस्सी बनती है, यस प्लांटेशन जैसे टोबैको, कैश्यू, कोकोनट, ये सब हमारे यहाँ पे नहीं था। क्या कहते हैं, टोबैको हमारे यहाँ का नहीं था, पोटैटो भी हमारे यहाँ का नहीं था, ये लाया किसने हमारे पास, पोर्चुगीज़ ने, यूरोपियन कंट्री से आया था तंबाकू और आलू। ठीक है, फिर बिल्ट इरिगेशन सिस्टम एंड रोड, ये काम अपने लिए किया होगा, बट ऑब्वियस उनको जब प्लांटेशन करना था तो इरिगेशन सिस्टम तो उनको बनाना ही था। जब उन्होंने पूरी सेटअप कर रखी थी, अपनी पूरे लोगों को वहाँ बसा रखा था, तो फिर रोड तो बनाना ही था, है ना। एबॉलिश सती प्रथा, अब ये इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले सती प्रथा का विरोध पोर्चुगीज़, जो बाहरी ताकत में से आप देखेंगे तो यहाँ पे पोर्चुगीज़ ने किया था। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड के लोगों ने किया था, इंग्लिश पीपल ने किया था। 1526 में इन्होंने कैप्चर कर लिया मैंगलोर, और उस मैंगलोर के पास का एक आइलैंड, उसका नाम रख दिया सेंट मैरीज आइलैंड। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि मैंगलोर के पास का एक आइलैंड सेंट मैरी आइलैंड कैप्चर कर लिया था 1526 में। 1529 टू 1534 में पोर्चुगीज़ का कैपिटल कोचीन से गोवा हो गया। अब अंत में ना ये जाके ना यहीं तक सीमित रह जाएंगे, इनके पास सिर्फ गोवा बचेगा। इतनी उत्पात मचा दी थी इन लोगों ने, इतना ज़्यादा मतलब पागलपन छा गया था इन पोर्चुगीज़ की आंखों पर कि ये अपने ही पैर पे अपनी कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अब ये कोचीन जो इनका कैपिटल होता है ना, वो गोवा बन जाता है। ठीक है, ये ज़बरदस्ती लोगों को इतना खौफ बैठा दिया इन लोगों ने लोगों के अंदर कि मतलब ज़बरदस्ती उनको पकड़ पकड़ के कन्वर्ट कर रहे थे। अब वही काम स्पेन भी करता है थोड़े जाके। ठीक है, इसीलिए लोग इनसे डरने लगे थे, लोग इनको कभी पसंद ही नहीं किया था लोगों ने, क्योंकि ये सिर्फ कन्वर्जन में लगे थे।
ट्रीटी ऑफ बसई, बसई कौन सी जगह मैंने आपको बताया था, वसई विरार वाली जगह, जो बम्बई में वसई विरार वाली जगह है, वहाँ पे सबसे पहले ट्रीटी साइन हुई थी 1534 में, 1534 में। किसके किसके बीच में हुई थी? सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ठीक है, बसई आइलैंड एंड बॉम्बे आइलैंड किसको दे दिया था? पोर्चुगीज को, और अलाउ कर दिया कि आप जाइए फैक्ट्री बनाइए दीव में, ठीक है। इतने पावरफुल थे उस समय पे पोर्चुगीज। 1535 और टू 1538 में फोर्ट बनाया गया दीव में, और वहाँ पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब इसने देखो, इसने तो इन लोगों को दे दिया जगह कि जाओ तुम्हें ना जाके वहाँ पे अपना फैक्ट्री सेटअप करो। अब इन लोगों को उंगली दिया तो गला पकड़ने चले गए। तो ये जो बहादुर शाह है ना, ये गुस्सा हो जाता है, वो खफा हो जाता है उससे, पोर्चुगीज से, और बोलता है कि ऐसा है कि तुम वहाँ से जो है अपनी चीज़ें हटा लो। एस्टेब्लिश परमानेंट पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन अंटिल 1961। अब उनको बोलता है कि तुम सिर्फ है ना जाके दीव में बसो, तुम अपना दीव में ही खाली देखो, और जो वसई विरार वाली जगह है वो हमारी छोड़ दो। 1546 में, ठीक है, 1546 में जैसे सेंट फ्रांसिस जेवियर स्टार्टेड इंक्विशन इन गोवा। इंक्विशन का मतलब वही होता है फिर परिवर्तन, मतलब जो नॉन क्रिश्चियंस लोग हैं ना, उनको मिशन इन लोगों ने शुरू कर दिया था। और ये गधे क्या करते हैं ना, ये पोर्चुगीज़ वाले, ये पोर्चुगीज़ जाते हैं मुग़ल के एम्पायर में। कौन से मुग़ल शासक के राज में? अकबर के राज में। ये गधे उनके यहाँ जाते हैं, ये बोलते हैं कि आप जो है, जो आप रिलीजन फॉलो कर रहे हैं वो गलत है, आप हमारा रिलीजन फॉलो कर दीजिए। अब वहाँ पे ये बैठाता है, अकबर बड़े अच्छे से सत्कार करता है इनका, बैठाता है, तो बहुत सारे रिलीजियस गुरुओं को बुलाता है, सब साथ में बैठ के बातें करते हैं। तो फिर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, तो अकबर एक नई धर्म का जो है शुरुआत करता है, उसको बोलते हैं दिल्ली इलाही। 1582 में नया धर्म बनाता है। अकबर के मरने के बाद ये धर्म भी मर गया, किसी ने इसको फॉलो नहीं किया। अब इस धर्म के बारे में अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज़ उसको सर्च कर लीजिए। पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल एंड दक्कन। अब देखो बंगाल और दक्कन वाली एरिया में किस तरह से पोर्चुगीज, देखो इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका रीजन था ना, वो कोस्टल रीजन्स पे ही था, ये अंदर नहीं आए थे, ठीक है। इनका मेजर जो पार्ट था ना वो कोस्टल रीजन था। आप समझ ही सकते हो कोस्टल रीजन के, सिर्फ ट्रेड के मामले में। मैंने बोला था ना, इनको लैंड कॉन्कर करने से कोई मतलब नहीं था। जिस तरह से इंग्लिश पीपल को कॉलोनाइजेशन करना था, वैसा इनका कोई मकसद नहीं था। यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए वो सिर्फ कोस्टल टू कोस्टल रीजन ही रह गए थे, ठीक है। 1559 में, हाँ, यहाँ पे देखते ट्रेडर सेटल एट पोर्ट हुगली बंदेल, ये बंगाल में है, ठीक है। हुगली बंदेल एक जगह है, वो बंगाल में है, वहाँ पे पहले उन्होंने ट्रेड सेटअप किया। 1559 में कैप्चर कर लिया दमन को, ठीक। इन्वॉल्व इन दक्कन पॉलिटिक्स, मतलब आप देखो ये बिन पेंदे के लोटे हो गए थे ये पोर्चुगीज़। कभी ये मराठास की साइड से लड़ते थे, कभी ये मुगल्स की साइड से लड़ते थे, बिन पेंदे के लोटे हो गए थे, और फिर उसी तरह से उनका पतन भी हो जाता है, क्योंकि किसी के भी वो ना अच्छे दोस्त बन पाए थे ना तो किसी के बहुत सही से दुश्मन बन पाए थे, ठीक। 1585 में विजयनगर का डिक्लाइन होता है, मैंने बताया था आपको, और फिर मैसूर का जन्म होता है। 1570 में एक ट्रीटी जो है साइन होती है, नॉन एग्रेशन ट्रीटी, दक्कन के सुल्तान के साथ इनकी, कि भाई अब ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, आप आराम से अपना ट्रेड करो। 1579 में मुग़ल फरमान दे दिया जाता है हुगली पे। अब जब इनका हाल बुरा हो रहा था ना, तब रहम खा लिया मुगल्स ने, बोला कि चलो ठीक है भाई, जाओ जो है वहाँ पर हुगली पर जाकर अपना काम करो। फिर पोर्चुगीज़ ने क्या कर दिया, मोनोपोली ले ली। मोनोपोली मतलब बोलते हैं कि नमक की खेती सिर्फ हम कर सकते हैं, और जो भी तंबाकू है, तंबाकू हमने लाया है, इसलिए उस पर टैक्स भी हमको मिलना चाहिए, ठीक है। फिर स्टार्टेड स्लेव ट्रेड इन बंगाल। अब और ख़तरनाक कम करते, कहीं से भी बंगाल के लोगों को पकड़ के ले जा रहे थे। अरे मुग़ल एम्परर के बीवी की 2 दासियां पकड़ के लेके चले जाते हैं, तो उसके बाद है ना फिर मुग़ल एम्परर गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है कि यार ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे, इस पर हमने रहम किया, ये तो फिर हमारे साथ ही बुरा कर रहे हैं। अब वो स्लेव्स बनाकर बंगाल के लोगों को वहाँ पे काम करवाते थे, ठीक है। 1632 में हुगली बाय शाहजहां, पोर्चुगीज फ्लेड। अब हुगली कौन हथियार लेता है? शाहजहां। और कौन भाग जाता है? पोर्चुगीज, ठीक है। अब ये भागते भागते होता ये है ना कि इनके पास है ना कुछ मूर्तियाँ होती है, मतलब सेंट इनकी जो मदर मैरी की मूर्तियाँ होती है,
वो इनसे पानी में गिर जाती है। अब इनको भगा देता है ये शाहजहां, कहता है कि भाई ऐसा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की दासियों को उठा के लेके जाने की। तो उसके बाद फिर पोर्चुगीज़ के लोग आते हैं और फिर हाथ वगैरह जोड़ के बोलते हैं कि ऐसा है कि जो हमारी मूर्तियाँ गिरी हैं वही बस हमें ले जाने दो। तो फिर फेवर कर दिया जाता है, उनको ले जाने दिया जाता है। ठीक, पोर्चुगीज लॉस्ट मुगल फेवर एंड शिफ्टेड अलायंस टू द इंग्लिश। अब ये क्या करते हैं, अलायंस कर लेते हैं, किसके साथ जाके मिल जाते हैं, इंग्लिश लोगों के साथ, क्योंकि इनका भरोसा इन पे से किसका भरोसा उठ गया था, मुगल्स का भरोसा उठ चुका था। ठीक, अब यहाँ से पोर्चुगीज़ का डिक्लाइन हो गया। अब यहाँ से पोर्चुगीज़ सिर्फ जाकर गोवा तक ही सीमित रह गए थे। अब हम आते हैं डच पर। अब यहाँ पे देखो इनके राज में क्या हुआ था, बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छे से फ्लरिश हुई थी। अब इनके टाइम में ना शेयर मार्केट वाली बात आती है, जैसे शेयर मार्केट, जैसे कि अभी मान लीजिए मेरे पास 10 बिल्डिंग है, ठीक है, 10 में अगर मेरा अकेले का शेयर होगा, 10 में मैं सिर्फ अकेले का पैसा लगाऊंगी, तो अगर 5 बिल्डिंग गिर जाती है तो मेरा बड़ा पैसा नुकसान होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, अपने साथ कई लोगों को मिला लूंगी और मैं बोलूंगी कि थोड़ा थोड़ा पैसा तुम लोग भी लगाओ, कि मतलब नुकसान होगा तो कम ही नुकसान होगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसी वाली बात थी। तो इसीलिए ये लोग बहुत ही अच्छे थे जहाज़ बनाने के, उसमें इनकी जो शिप्स थी ना वो बहुत अच्छी थी। डच की शिप की जो पॉलिसी थी, थिंकिंग थी, वो शहर वाली, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। मतलब 10 शिप है तो 10 शिप में अलग अलग लोग शेयर होल्ड करते थे। मतलब डूबा, अगर अक्सर वहाँ पे डूब जाते थे ना पहले के टाइम में, तो अगर डूबा या नुकसान हुआ तो बहुत पैसे का नुकसान नहीं होगा, ऐसा वाला सिस्टम। 1594 में डच कंपनी ऑफ डिस्टेंट लैंड कंपेन वैन वेरे एस्टेब्लिश टू ब्रेक पोर्चुगीज पेपर मोनोपोली। अब पोर्चुगीज के पास जो पेपर मोनोपोली थी ना, वो छीनने के लिए कौन आ जाता है 1594 में, डच के लोग। ठीक है, एडमायरल जैकब कॉर्नलाइजो वैन नेक्स्ट वोएज बॉट ह्यूज स्पाइस कार्गो मेकिंग 400% प्रॉफिट। आप सोचो यार, मतलब 400% ज़्यादा प्रॉफिट इसके राज में होता है। इसके एडमायरल के राज में, जैकब के राज में जो है डच का 400% प्रॉफिट होता है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब बड़ा पैमाना है यार। उस टाइम के अंबानी थे ये लोग, इतना ज़्यादा पैसा कमाया था इन लोगों ने, सोचो। 1602 में वीओसी एस्टेब्लिश्ड एज अ पावरफुल कंपनी अलाउड टू वेज वॉर, साइन ट्रीटीज, होल्ड टेरिटरीज, बिल्ड फोर्ट्स। मतलब खतरनाक वाला फ्लरिश कर रहे थे बहुत। और लेकिन इनका वो होता है ना, जितना ऊपर गए उसी तेजी से नीचे मुंह के बल गिरे थे ये। अर्ली फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड एट, अब इन लोगों ने कहाँ ये वाला पार्ट आप इंपॉर्टेंट मार्क करके ये लीजिए। डच ने मसूलीपट्टनम में 1605 में फैक्ट्री डाली, पुलिकट में 1609 में, सूरत में 1616 में, गेल इन श्रीलंका में 1640 में। ठीक है, और इसी के साथ ईस्टर्न कोट, बंगाल के पूरे ईस्टर्न कोट पे इनका जो है बहुत ही बड़ा तरीके से इन्होंने अपना राज शुरू किया। किसने? डच ने। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे। डच ट्रेड और कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ देखते हैं कि डच के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। इनका ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था। वीओसी कंपनी ना आगे चल के डूब जाती है, पूरी बुरी तरीके से डूब जाती है। बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रहा था इनका बंगाल से, सिल्वर और कॉपर का जापान से, स्पाइसेस का यहीं अपनी स्पाइसेस और टेक्सटाइल मतलब कपड़े वगैरह का इंडिया से चल रहा था। फिर थ्रेटन पोर्चुगीज कंट्रोल कैप्चर्ड नागापट्टनम एंड एक्सपेल पोर्चुगीज फ्रॉम कोस्टल रीजन बाय 1659। अब 1659 तक पोर्चुगीज को भगा के उनकी जो एरिया नागापट्टनम वाली थी वो इन लोगों ने हथिया ली थी। अब इन्होंने भी उसकी तरह ही पोर्चुगीज की तरह मोनोपोली चाहिए, मतलब हमारा राज होना चाहिए, हम ही ऑथराइज होने चाहिए। सिनेमम और मालाबार जो भी सिनेमम के ऊपर, और कॉन्कर्ड मालाबार कोस्ट फ्रॉम पोर्चुगीज। पहले तो इन्होंने नागापट्टनम को हथियाया, उसके बाद पोर्चुगीज से मालाबार कोस्ट को भी इन लोगों ने ले लिया। और सिनेमम, जैसे सॉल्ट पे पोर्चुगीज ने अपनी मोनोपोली डाली थी पेपर पे, वैसे सिनेमम पे इन्होंने डाल दी थी कि सिनेमम जो है वो हमारा है, जो जिसको भी लेना होगा वो टैक्स देकर लेगा। ठीक है, 1660 जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो हमारा ही होना चाहिए। 1663 में एक हॉक ट्रीटी साइन होती है पोर्चुगीज के बीच में कि हम गोवा जो है सिर्फ हमें गोवा दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो वीओसी है वो ग्रो करती है वेल्दी विच राज फ्रीड्स आर्मी एंड हाई डिफेंस। अब यहाँ पे
बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाती। वीओसी कंपनी थी डच की, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की वीओसी जहाज़ें हुआ करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, पावरफुल हो चुकी थी। अब 1672 से 74 में थर्ड एंग्लो डच वॉर होता है, ये बात याद रखेंगे। 1672 से 74 में क्या होता है, थर्ड एंग्लो डच वॉर, जहाँ पे डच जीत जाते हैं। डच विक्ट्री डिसरप्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे कौन जीत जाता है, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इंग्लैंड वाले, इंग्लिश पीपल, ठीक है, और ट्रेड करने लगते हैं। अब इसी टाइम पे जिस समय डच हार गए थे वॉर ब्रिटिश से, उसी समय फ्रांस भी एंटर करता है। फ्रांस कैसे एंटर कर पाता है, मैंने आपको बोला था कि हिस्ट्री पैरेलल चलती है, ठीक है, हिस्ट्री पैरेलल चलती है। उस समय किसका राज आ गया था, नेपोलियन बोनापार्ट का आ गया था, ठीक है, उस टाइम पे नेपोलियन बोनापार्ट का राज आ गया था। तो फ्रांस भी एंटर करती है इंडिया में ट्रेड के लिए, ठीक है। डच एंड अदर यूरोपियन पावर, 1710 में एक ट्रीटी साइन होती है जमोरिन के साथ वीओसी की स्पाइस मोनोपोली एंड एक्सपेल्ड अदर यूरोपियंस, मतलब जमोरिन को क्या होता है, कलिकट, जमोरिन ऑफ कलिकट गेव वीओसी स्पाइस मोनोपोली, मतलब दे दिया इसको कि जो है मसालों पे तेरा ही राज रहेगा। लेकिन 1750 में फिर जमोरिन को ईस्ट इंडिया कंपनी कन्विंस कर लेती है, ठीक है, टू रिनाउंस द ट्रीटी। ईस्ट इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेड इंक्रीज्ड। अब इनसे छीन कर कौन मांग लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ से कौन से लोग फ्लरिश करते हैं, इंग्लिश पीपल एंड फ्रांस के पीपल। तो यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है डच का। आई होप यहाँ तक क्लियर है।